हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है जी, अंडरलाइन कर दीजिए वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। चलिए देखते हैं हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। हमारी बुक बोलती है the number of carbon compounds whose formula are known to chemists was recently estimated to be millions। मतलब कि ये जो हमारे पास कार्बन है ये कितने कंपाउंड्स बनाता है, कितने कंपाउंड्स बनते हैं हमारे पास कार्बन के। कार्बन के कितने कंपाउंड्स बनते हैं? मिलियंस। ओ माय गॉड, यानी अकेला कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना पाता है। और ये कौन बताता है? ये किसने बोला? ये हमको बोला केमिस्ट लोगों ने। ठीक है, तो काम करते हैं भाई, क्योंकि नोट्स बना रहे हैं तो हम एक केमिस्ट की फोटो यहां पर पेस्ट कर देते हैं। चलिए ये लीजिए, केमिस्ट जी भी आ गए। केमिस्ट को हम फोटो को यहां लगा देते हैं। ठीक है, सो ये केमिस्ट जी बोलते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स आर मिलियंस इन नंबर। ओके, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स whose formulae are known to chemists were recently estimated to be millions। यानी अकेला कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। आगे लिखती है हमारी बुक, दिस आउट नंबर्स बाय अ लार्ज मार्जिन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ऑल द अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। यानी अगर मैं कार्बन को एक तरफ रखूं और वो जितने कंपाउंड्स बनाता है वो लिखूं, जितने भी कंपाउंड्स बनाता है मिलियंस ऑफ कंपाउंड, और उसके कंपैरिजन में दूसरा किसको खड़े करूं? ऑल अदर एलिमेंट्स। ऑल अदर एलिमेंट्स, और ये जितने भी कंपाउंड बनाते हैं, यानी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट हैं, 117-18 एलिमेंट्स के करीब हैं। सो कार्बन अकेला इतने ज्यादा कंपाउंड्स बना देता है जितने ये बेचारे मिलकर के भी नहीं बना पाते। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मिलकर के भी इतने कंपाउंड्स नहीं बना पाते जितने कंपाउंड्स कार्बन अकेला बना लेता है। इस सिचुएशन को समझने के लिए एक काम करते हैं। इस सिचुएशन को समझने के लिए एक टग ऑफ वॉर जैसा सिचुएशन ले लेते हैं। चलिए, तो एक टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन बना लेते हैं। ये देखिए, टग ऑफ वॉर आ गया हमारे पास। चलिए इसको ऐड कर देते हैं यहां पर। ये लीजिए, एक टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन हमारे पास आ गई है। सो ये टग ऑफ वॉर हो रहा है किसके बीच में? ये टग ऑफ वॉर हो रहा है कार्बन के बीच में एंड ऑल दी अदर एलिमेंट्स के बीच में। टग ऑफ वॉर हो रहा है किसके किसके बीच में? कार्बन के बीच में और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स उनके बीच में, कि कौन ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। यानी कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो इसके पीछे आके खड़े हो जाएंगे टग ऑफ वॉर में, इधर को पुल करेंगे। और यहां पर जो दूसरे एलिमेंट्स जितने भी कंपाउंड्स बनाते हैं वो यहां पर खड़े हो जाएंगे। और हमारे केमिस्ट क्या बोल रहे हैं? हमारे केमिस्ट बोल रहे हैं ये वाली लाइन कितनी दूर तक जाने वाली है? कार्बन वाली लाइन, मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर पॉसिबल। मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर पॉसिबल। तो बताइए हमको जीत किसकी होने वाली है? जीत किसकी होने वाली है? एक मिनट, जीत किसकी होने वाली है? जीत की तरफ हम लगा देते हैं, एक मिनट। जीत किसकी होने वाली है? ये लीजिए, जीत की तरफ, अरे कार्बन जीतने वाला है।
दूसरे एलिमेंट्स नहीं जीतने वाले हैं, कार्बन जीतने वाला है। तो कार्बन विल बी द विनर। सो क्या बोलता है, दिस आउट नंबर्स बाय अ लार्ज मार्जिन। और ऐसा नहीं कि कार्बन कंपाउंड 2 3 4 कंपाउंड से जीत जाएगा, नहीं, इट आउट नंबर्स बाय अ लार्ज मार्जिन, यानी कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड बना पाता है एज कंपेयर टू ऑल द अदर एलिमेंट्स, एज कंपेयर टू ऑल द अदर एलिमेंट्स। यानी कि ये बेचारे हार जाते हैं, ये बेचारे सैड फेस बना लेते हैं, और यहां पे हमारा कार्बन स्माइली फेस बना करके आगे जाता है। समझ में आ रहा है चीजों को समझिए। हमने टॉपिक की शुरुआत की थी वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन से, जिसमें पहला ही पैराग्राफ हमको टेक्स्ट बुक में बोल रहा है द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फॉर्मूले आर नोन टू केमिस्ट was recently estimated to be in millions। यानी कि केमिस्ट बोलते हैं कार्बन कंपाउंड्स जो उनके नॉलेज में अभी तक आए हैं, जितने कार्बन कंपाउंड, हो सकता है अभी तक सारे कार्बन कंपाउंड हमारे नॉलेज में आए ही ना हो, पर जितने भी आए हैं वो कितने हैं, वो मिलियंस में हैं। एंड इट आउट नंबर्स बाय अ लार्ज अमाउंट ऑल द अदर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर, यानी बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, सब जितने भी कंपाउंड बनाते हैं उनको एक तरफ खड़े कर दो टग ऑफ वॉर में, और कार्बन के सारे कंपाउंड्स को एक तरफ खड़े कर दो। हु इज गोइंग टू विन दिस टग ऑफ वॉर? डेफिनेटली माय कार्बन इज गोइंग टू विन द टग ऑफ वॉर बिकॉज इट हैज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। समझ में आया? यस सर, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब इससे एक क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा होता है। क्वेश्चन क्या है? चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं, आपको बताते हैं क्वेश्चन क्या खड़ा हो जाता है। बुक जो बोल रही है, बुक बोल रही है कि ये लीजिए क्वेश्चन मार्क, बुक बोल रही है, ये क्वेश्चन मार्क यहां लगा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये देखो। सो बुक क्या बोल रही है? क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन है what enables carbon to form a large number of compounds? क्या बोल रही है बुक का फर्स्ट पैराग्राफ? क्या बोल रहा है? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में क्या बोल रहा है? What enables carbon to form a large number of compounds? What enables मतलब कि भाई कार्बन ऐसा कर कैसे पाता है, कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना कैसे पाता है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है हमारे टीचर्स का। वो आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, नहीं कंपाउंड्स, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इनफैक्ट मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। कैसे पॉसिबल है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना सकता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्या बता रही है हमारी टेक्स्ट बुक? हमारी टेक्स्ट बुक बोल रही है द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स seen in carbon which help them to form so many compounds is tetravalency and catenation। टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारी बुक क्या बोल रही है? व्हाट एनेबल्स कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इज, रीजन क्या है? रीजन है हमारे पास दो चीजें हैं हमारे पास। पहली चीज है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैटिनेशन, CATENATION, कैटिनेशन। और दूसरी जो चीज है वो है टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन पहली चीज, इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। टेट्रावैलेंसी दूसरी चीज, उसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं कि टेक्स्ट बुक हमें क्या बता रही है? कितने रीजन हैं, कितने रीजन हैं?
दो सरकार, बिल्कुल दो। तो ये दो के यहां लगा देते ताकि आपको याद रहे। ठीक है। सो व्हाट एनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स? द टू रीजंस आर, रीजन नंबर वन इज कैटिनेशन, रीजन नंबर टू इज टेट्रावैलेंसी। सो मुझे पता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है। आपकी तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला है कि सर कैटिनेशन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी क्या होती है, और कैसे कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की मदद से हम इतने सारे कंपाउंड्स बना पाते हैं कार्बन के। सो कार्बन इज एबल टू फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ टू रीजंस, और ऐसे करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ टू रीजंस, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। तो चलिए इन दोनों रीजन को एक एक करके समझते हैं कि कैटिनेशन क्या है और टेट्रावैलेंसी क्या है। तो चलिए पहला मैं यहां पर हेडिंग दे देता हूं, कैटिनेशन। ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है कि व्हाट इज कैटिनेशन। चलिए बुक का वो पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। बोलता है कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो बॉन्ड बना सकता है। किसके साथ बॉन्ड बना सकता है? अदर एटम्स ऑफ कार्बन। यानी कि अगर एक कार्बन है, वो एक और कार्बन के साथ मिलके एक कंपाउंड बना सकता है, या तो यही कार्बन एक और कार्बन के साथ मिलके अब 3 कार्बन का कंपाउंड बना सकता है, या तो यही कार्बन 4 कार्बन के साथ मिलके एक और कंपाउंड बना सकता है। सर आप तो बढ़ते ही जा रहे हैं, 4 5 6 7। आई एम टेलिंग यू द करेक्ट थिंग। यस, बिल्कुल सही सोचा। इसीलिए तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना सकता है कार्बन, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। तो डेफिनेटली कैटिनेशन की आपको डेफिनेशन वो पूछेंगे तो हम पहले लिख देते हैं, कार्बन हैज अ unique ability to form bonds with other atoms of carbon। उससे क्या होगा? गिविंग राइज टू large molecules, giving rise to large molecule, and this property is called कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखें। कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल। सिर्फ 4 कार्बन तक मत रुकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके। C12H22O11 तो आपने सुना ही होगा, करेक्ट। बहुत सारे ऐसे लंबे लंबे लार्ज मॉलिक्यूल्स कार्बन बना सकता है, यानी बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। इट कैन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। डेफिनेटली बच्चों ये एक क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ सकता है, व्हाट इज कैटिनेशन। बट बुक सिर्फ यहीं पे नहीं रुक रही है, बोल रही है कि सिर्फ कैटिनेशन में सिर्फ ऐसा ही नहीं हो सकता कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर ऐसे लंबी लंबी चेन बना ले, और भी बहुत सारे रीजन हैं। और क्या रीजन है वो भी हम देखते रहते हैं। कैटिनेशन में ही बोल रहा है, देखो बुक में क्या लिखा है, इन एडिशन कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अरे बाप रे, एक और चीज ध्यान से देखना। अब कार्बन कार्बन से जुड़ा है, ये 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है इसको मैंने बोला सिंगल बॉन्ड। इस टाइप के बॉन्ड आपने देखे होंगे, करेक्ट। जब हम कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ रहे थे वहां पे आपने
कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी देखा था, यस। ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड देखा था, O2 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी देखा था, राइट। तो वही यहां पर बुक बोल रही है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, और यही कार्बन, यही दो कार्बन वाला अगर बीच में डबल बॉन्ड लग जाए, अगर बीच में डबल बॉन्ड लग जाए तो ये अपने आप में एक और कंपाउंड हो जाता है। और अभी तो रुको, कार्बन कार्बन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, तो अपने आप में ये एक नया कंपाउंड बन जाएगा। ये एक अलग कंपाउंड, ये एक अलग कंपाउंड, ये एक अलग कंपाउंड। तो आप खुद सोच लीजिए, सिर्फ 2 कार्बन से ही कितने सारे कंपाउंड्स पॉसिबल हैं। 3 कार्बन के साथ भी ये सारी वैरायटी पॉसिबल है, 4 के साथ भी ये सारी वैरायटी पॉसिबल है। तो आप समझ रहे हैं, इसलिए ही कार्बन इतने सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है, सिर्फ ज्वाइनिंग करने से, सिर्फ कैटिनेशन से नहीं। कैटिनेशन के साथ साथ वो कैटिनेशन में सिंगल बॉन्ड यूज कर सकता है। इन एडिशन कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय आइदर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो भाई अब तो बहुत और बहुत ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पर बुक ने जब इंट्रोड्यूस कर दिया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो वो यहां पर आपके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो है सैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या टर्म उन्होंने यूज कर रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। आपसे ये क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो यहां पर बुक क्या बोल रही है, बुक बोल रही है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which are linked by only single bonds between the carbon atoms are called saturated compounds। I hope आप अपनी टेक्स्ट बुक जरूर साथ में लेके बैठे होंगे। तो जैसे जैसे मैं ये सेंटेंस पढ़ रहा हूं, ऑल दीज सेंटेंसेस, ऑल दीज लाइंस आर देयर इन द टेक्स्ट बुक। तो आप टेक्स्ट बुक लेकर के बैठिए, पेंसिल लेकर के बैठिए, और जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूं वैसे वैसे आप अंडरलाइन करते जाइए। और इमीडिएटली एक नोटबुक भी आप साथ में रखी हुई है, में नोट्स भी होंगे, और आप ये नोट्स साथ साथ में बनाते जाइए, टेक्स्ट बुक पढ़ते जाइए, और उनसे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो जो चीजें नोट्स के रूप में ली जा सकती हैं, प्लीज उनको पेन पेपर लेकर के लिखिए। जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे तब तक समझ में ठीक से नहीं आता है, और आप लिखेंगे तो मेमोरी में अच्छे से घुसेगा। चलिए, तो ये क्या बोल रहा है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स between the carbon atoms are called saturated compound। saturated compounds किसको बोलते हैं, compounds of carbon, compounds of carbon comma which are linked, okay, विच आर, एक मिनट हम यहां पे लिख देते हैं थोड़ा नीचे, विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड्स between the carbon atoms are called saturated compounds। ठीक है, समझ गए। इसका मतलब कि अगर सी 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 ऐसे एक है कार्बन है, इतने सारे कार्बन है, सब जगह अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यूज हो रहा है, क्या बोल रहा है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन का एक कंपाउंड है। देखो, कार्बन का कंपाउंड मतलब सिर्फ कार्बन ही नहीं होगा, उसमें हो सकता है हाइड्रोजन्स भी हो सकता है उसमें हाइड्रोजन्स भी हो सकता है उसमें ऑक्सीजन भी हो, या कोई और नाइट्रोजन, सल्फर, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम। तो अगर सब कार्बन एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड ही है तो हम उनको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं।
और जब सैचुरेटेड कंपाउंड करके एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सो डेफिनेटली एक क्वेश्चन और हमारे पास यहां पर आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है? व्हाट आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स? क्या कंपाउंड्स? व्हाट आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स? तो अगर आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स की डेफिनेशन है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड की डेफिनेशन भी बहुत ही सिंपल होगी। देखो बुक क्या बोलती है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ओके, हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम्स। सो चलिए लिख लेते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग double bond, having double bonds or triple bonds between their carbon atoms, between their carbon atoms are called अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ध्यान देना बच्चों, क्या बोल रहा है, एक एग्जांपल ले लें क्या? क्या बोलता है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, यानी कि मान लेता हूं कि ये मेरे पास 4 कार्बन का एक कंपाउंड है और इन चारों जगहों पे जैसे मैंने सिंगल बॉन्ड लगा लिए हैं, किसी भी अगर एक जगह मान लेते हैं इनमें से ये बीच में यहां डबल बॉन्ड है, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड है, बट अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो फिर ये कंपाउंड क्या बन जाता है? अनसैचुरेटेड बन जाता है। क्योंकि देखिए सैचुरेटेड में क्या बोलता था, ओनली सिंगल बॉन्ड, सिर्फ अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, बट अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए या फिर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक भी डबल बॉन्ड आ जाए, किसके बीच में? कार्बन के बीच में एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फिर उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? पूरे कंपाउंड को बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो भाई कार्बन कितने सारे कंपाउंड्स बना सकता है? क्या बात कर रहे थे हम यहां पर, एक बार फिर से चलें पीछे। हम बात कर रहे थे कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड कैसे बना सकता है, व्हाट एनेबल्स कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। आंसर हमने देखा कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, ये 2 रीजन थे। अच्छा, कैटिनेशन क्या था? इट इज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन जब दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना सके और एक बहुत लंबा मॉलिक्यूल बना सके तो उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। सो कार्बन के पास कैटिनेशन की एक बहुत जबरदस्त एबिलिटी होती है। अच्छा, उसी के साथ साथ ये जो बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी है, इसमें वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। सो वो सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन आपस में कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड, या कभी कभी हो सकता है किसी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो भी वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। सिंगल बॉन्ड सब जगह प्रेजेंट है, सैचुरेटेड, एस फॉर सैचुरेटेड, एस फॉर सिंगल बॉन्ड। ओके, अब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, अगर कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड अगर उस कंपाउंड में आ जाए, किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल या एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या मेरे बच्चों को यह समझ में आ रहा है? बिल्कुल, इसको लिख लीजिए, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। बुक बहुत प्यारी बुक बनाई हुई है, सीबीएसई ने बहुत प्यारी बुक बनाई है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ बोलता है, एक क्वेश्चन नेक्स्ट पैराग्राफ में बुक हमारे सामने कभी कभी इनडायरेक्ट वे में हमारे सामने रखना चाहती है, मैं आपके लिए डायरेक्ट वे में लिख देता हूं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन हमारे सामने ये बुक रख रही है। क्या क्वेश्चन वो हमारे सामने रख रही है? एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे ले आते हैं और यहां रख देते हैं, ठीक है? अरे क्वेश्चन मार्क गायब हो गया, ब्लैक कलर का था ना,
तो चलिए, क्या क्वेश्चन हमारे सामने बुक रख रही है, फिर से एक और बोल रही है, सोचो कि अदर एलिमेंट्स ऑल्सो एग्जिबिट कैटिनेशन लाइक सिलिकॉन। अगर मैं पीरियोडिक टेबल देखूं तो कार्बन की जो फैमिली है, जहां कार्बन आता है उसके नीचे सिलिकॉन भी आता है, और जो भी एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। तो अगर कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना सकता है, तो सिलिकॉन क्यों नहीं बना सकता? आपने देखा ओजोन OOO 3, फॉस्फोरस 4P4 बना सकता है, P5P6 तो नहीं। फिर सल्फर आपने देखा, सल्फर का ऑक्टा एटॉमिक आपने देखा था, एक रिंग हमने बनाया था, ठीक है। बट वो बहुत लिमिटेड कैटिनेशन शो कर रहे हैं, पर यहां पर बात कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अदर एलिमेंट्स ऑल्सो एग्जिबिट कैटिनेशन ना, तो उसको मैं एक क्वेश्चन के रूप में पहले आपके सामने पुट करता हूं। क्या क्वेश्चन लिखेंगे हम? क्वेश्चन लिखेंगे लाइक कार्बन, थोड़ा मोटा कलर ले लेते हैं, लाइक कार्बन अदर एलिमेंट्स ऑल्सो एग्जिबिट कैटिनेशन। और वो बात एक्चुअली किसकी कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं एक्चुअली सिलिकॉन की। ओके, क्या बोल रहे हैं? लाइक कार्बन कॉमा अदर एलिमेंट्स ऑल्सो एग्जिबिट कैटिनेशन, एग्जाम्पल सिलिकॉन, देन why only carbon forms so many compounds? ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन है कि कार्बन की तरह सिलिकॉन भी है भाई, उस पीरियड में, उस ग्रुप में सिलिकॉन भी है, जो कार्बन जैसा ही है काफी हद तक, ठीक है। वो भी कैटिनेशन शो करता है, बट फिर भी कार्बन क्यों उसको हरा पाता है? वाई ओनली कार्बन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स एंड नॉट सिलिकॉन? सिलिकॉन अच्छा है कैटिनेशन शो करने में, बट उतना अच्छा नहीं है जितना कार्बन है। तो देखिए बुक क्या बोल रही है, बुक आगे बोल रही है। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए इसके आंसर के रूप में बुक क्या हमको बताना चाह रही है? बुक बोल रही है, no other element exhibits the property of catenation to the extent seen in carbon compound। देखिए बोलता है कि सिलिकॉन दिखा रहा होगा कैटिनेशन, ये दोनों अच्छी कैटिनेशन शो करते हैं, सिलिकॉन भी और कार्बन भी। बट क्या बोल रहा है? नो अदर एलिमेंट, मतलब कार्बन के अलावा कोई भी एलिमेंट कैटिनेशन की प्रॉपर्टी इतने अच्छे एक्सटेंट तक नहीं दिखाता है। सो कैटिनेशन बेस्ट कौन दिखाता है? कार्बन, और कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं भाई। इसी का तो हम रीजन जानना चाह रहे हैं, इसी में तो, इसीलिए तो हमने लिखा है कि वाई ओनली कार्बन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स। इसका रीजन क्या दे रही है बुक? बुक बोल रही है कि अगर मैं सिलिकॉन की बात कर रहा हूं, तो जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन्स ऑफ अप टू 7 और 8 एटम्स। सो सिलिकॉन भी हाइड्रोजन के साथ मिलकर के, सिलिकॉन विद हाइड्रोजन forms chains of up to 7 और 8 atoms। ठीक है, तो काफी अच्छी हुई कि नहीं इसकी भी कैटिनेशन? 7 या 8 सिलिकॉन की चेन ये बना सकता है सिलिकॉन, बट वो ये कि सिर्फ 7-8 पे रुक जाता है, जबकि कार्बन 9 कार्बन की भी चेन शो करता है, 10 की भी, 11 12 ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है।
और एक चीज उन्होंने और बोली, भाई सिलिकॉन ये प्रॉपर्टी शो तो करता है, बट ये जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं ना, ये कंपाउंड्स होते हैं वेरी वेरी रिएक्टिव। तो ये उनका ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? दे आर वेरी रिएक्टिव। और कंपाउंड जितने ज्यादा रिएक्टिव होंगे उतने कम स्टेबल होंगे। So silicon forms compounds with hydrogen which have up to 7 or 8 atoms, but these compounds are very very reactive. तो ये बहुत रिएक्टिव हैं ये कंपाउंड्स, और सिलिकॉन सिर्फ 7 या 8 कार्बन तक ही जा पाता है। अब अगर बात कर रहे हैं कार्बन की, तो क्या बोल रही है बुक? द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके कंपैरिजन में अगर मैं कार्बन की बात करूं, मतलब सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कार्बन कार्बन का बॉन्ड है। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए बहुत लंबे लंबे चेन्स बना पाता है। सो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और इतना स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूं? कि सिलिकॉन नो डाउट 7 to 8 मेंबर्स की चेन बना सकता है, बट दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव, ओके, एंड द सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये इसका ड्रॉबैक हुआ। बट कार्बन क्यों बना सकता है? क्योंकि कार्बन में कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर द मॉलिक्यूल बिकम्स वेरी स्टेबल, मॉलिक्यूल बिकम्स वेरी स्टेबल। और जब मॉलिक्यूल स्टेबल बनते हैं तो कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। सो स्टेबल होने के कारण कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इज दिस क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी? चलिए आगे चलते हैं। सिर्फ यही रीजन तो नहीं हो सकता। एक रीजन हमने क्या देखा? एक रीजन हमने देखा था कैटिनेशन। अब ये कैटिनेशन हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। कैटिनेशन की डेफिनेशन बता दी, बोला सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। सिंगल बॉन्ड वालों को सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वालों को अनसैचुरेटेड बोलते हैं। और जो कार्बन में ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग एंड वेरी स्टेबल। ऑन द अदर हैंड सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड इज नॉट एज स्टेबल एज कार्बन कार्बन बॉन्ड, और बहुत रिएक्टिव होता है। वीक होने के कारण ये सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड इज वेरी वीक। वीक होने के कारण दीज कंपाउंड्स आर वेरी वेरी reactive. On the other hand, carbon carbon bond is very strong, so very stable, okay, so very very stable, and because of that it can form large number of compounds. समझ में आ रही है बात? चलते हैं आगे, बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी, चलिए टेट्रा वैलेंसी की बात करते हैं। तो ये बोल रहा है यहां पर, बुक बोल रही है मतलब कि सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। सर हमें कैसे पता चलेगा? आपको पता तो है, कार्बन ह ही ली बी बी सी, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2,4। ये भाई उसका हो गया वैलेंस शेल, और ये हो गए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास? 4। यानी उसको और कितने चाहिए? उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए हम बोलते हैं कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 है। सो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बोलता है इट इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन। तो इसलिए क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो एक कार्बन, ठीक है, इस तरफ भी एक कार्बन से बॉन्ड कर सकता है,
इस तरफ एक और कार्बन के साथ बॉन्ड कर सकता है, इस तरफ एक और कार्बन के साथ बॉन्ड कर सकता है, और नीचे भी चलो एक और कार्बन के साथ बॉन्ड कर सकता है। सो कार्बन इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। या तो कार्बन और 4 कार्बन के साथ ऐसे ज्वाइन हो सकता है और लंबी सी एक नेटवर्क जैसा बना सकता है, या तो वो क्या बोल रहा है, या तो कार्बन, जरूरी नहीं है कि और 4 कार्बन ही हो सकता है कोई और मोनोवैलेंट एटम्स हो, क्योंकि मोनोवैलेंट मतलब सबको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जैसे हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और कार्बन के पास 4 है, तो कार्बन यहां पर एक बॉन्ड बनाएगा। यस, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। एक और मोनोवैलेंट हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, यहां भी हाइड्रोजन के साथ एक और बॉन्ड बना लेगा, यहां भी हाइड्रोजन के साथ एक और बॉन्ड बना लेगा। तो यहां भी कार्बन क्या बोल रहा है, कार्बन इज केपेबल, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, इसलिए कार्बन इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर कार्बन एटम्स और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। कार्बन, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है ना, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसको एक ही और चाहिए। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्बन, क्लोरीन भी मोनोवैलेंट है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना एक चाहिए इसको, एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए। सो क्लोरीन भी मोनोवैलेंट हो गया, तो हो सकता है कार्बन क्लोरीन के साथ भी ऐसे करके बॉन्ड बना सकता है। ये बनाया था ना आपने, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी बनाया था। ये क्या था, ये स्ट्रक्चर था मीथेन, याद है आपको, CH4, दिस इज CH4 मीथेन, दिस इज CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। समझ में आ रहा है? चीजों को समझने की कोशिश करिए। देखिए, एक एक पैराग्राफ में इतनी सारी चीजें समझने के लिए होती हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि टेक्स्ट बुक पढ़ा कीजिए, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। आप टेक्स्ट बुक जब पढ़ेंगे ना, खुद से पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। मैं हूं ना, मैं आपको एक एक पैराग्राफ पढ़ के उसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं वो सब डिटेल्स में यहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं। आप बस वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए, ज्यादा उसको फॉरवर्ड 2x 3x जो भी कुछ करते हैं वो मत करिए, उसको अपने पेस पे चलने दीजिए और साथ साथ में बुक लेकर के पढ़ते जाइए, समझते जाइए और साथ ही साथ में नोट्स बनाते जाइए। नथिंग बेटर देन दैट। ओके, आगे बोलते हैं इस पैराग्राफ में क्या लिखता है। विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन सच एज मोनोवैलेंट एटम्स। अच्छा, आगे क्या बोलता है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depend on the elements other than carbon present in the molecule। और बड़ा लंबा पैराग्राफ है, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन। अच्छा, जो कार्बन है ना, वो ऑक्सीजन के साथ भी कंपाउंड बना पाता है। आपने तो एक बनाया भी था, CO2 बनाया था कि नहीं बनाया था। कार्बन, यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरफ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। या तो ऐसे ही बनाए, या हो सकता है इन्हीं हाइड्रोजन में से किसी एक जगह ऑक्सीजन आ जाए। आगे हम देखेंगे पूरे डिटेल में। तो वही बोल रहा है, कार्बन कंपाउंड बना सकता है, किस किस के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है, बोल रहा है सल्फर के साथ भी बना सकता है, क्लोरीन के साथ भी बना सकता है। सो कार्बन इज एबल टू फॉर्म कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, विद नाइट्रोजन, विद सल्फर, विद हाइड्रोजन, विद क्लोरीन। ओके, एंड इट इज गोइंग टू गिव राइज टू कंपाउंड्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कुछ एक कंपाउंड बना रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग होंगी। कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना रहा है, तब उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी। तो वो प्रॉपर्टीज फिर किस पे डिपेंड कर रही हैं, कार्बन पे डिपेंड कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो जो दूसरा वाला जो कंपाउंड है, जब हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया तो कुछ और प्रॉपर्टीज बन रही है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन।
जब वही कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो कुछ और प्रॉपर्टीज बन रही है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। जब नाइट्रोजन के साथ मिलेगा सो द प्रॉपर्टीज आर डिपेंडिंग ऑन नाइट्रोजन। तो वही बोल रहा है कि compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific properties, and these specific properties depend on the elements other than carbon present in the molecule. सेंटेंस डिफिकल्ट था लेकिन उसको डिकम्पोज करना पड़ता है, उसको छोटा करना पड़ता है और अच्छे से समझना पड़ता है। जब तक आप ऐसे एक एक लाइन को समझ के याद करके उनके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन नहीं क्रिएट कर सकते, उस पैराग्राफ के बारे में कुछ पॉइंट लिख नहीं सकते, तब तक आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल यू हैव टू डेवलप। एक एक पैराग्राफ पढ़िए, उसको समझिए, समझ में नहीं आता मुझसे पूछिए, आई एम देयर टू हेल्प यू। ओके, चलें आगे। सो ये था ये सेंटेंस टेट्रावैलेंसी। भाई अब किसी ने पूछा कि सर आपने ये तो बोल तो दिया पर टेट्रावैलेंसी की हम डेफिनेशन क्या लिखें? तो डेफिनेशन क्या करनी है लिख करके, डेफिनेशन लिख दीजिए। टेट्रावैलेंसी में ये लिख लीजिएगा, सिंस कार्बन हैज अ valency of 4, it is capable of bonding, it is capable of bonding with 4 other carbon atoms or atoms of some other monovalent elements. This property is called क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, ओ सॉरी कैटिनेशन नहीं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। ठीक है, अब डेफिनेशन भी लिख दिया आपने। ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा, अब आगे क्या बोलता है? अभी भी इन्होंने टेट्रावैलेंसी का पॉइंट खत्म नहीं किया है। बुक आगे टेट्रावैलेंसी में बोलता है अगेन, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए क्या बोलता है। बोलता है अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दिस कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। तो कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, या कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, या कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ, या कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा सल्फर के साथ, ऑल दीज बॉन्ड्स विच कार्बन फॉर्म विद अदर एलिमेंट्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, देयरफॉर मेकिंग ऑल दीज कंपाउंड्स वेरी स्टेबल। और जब कंपाउंड स्टेबल होंगे तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेंगे। जब कंपाउंड बहुत रिएक्टिव होंगे ना, दे आर नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट। ओके, वो जल्दी से रिएक्ट करके चेंज हो जाएंगे। सो कंपाउंड्स बहुत स्टेबल होते हैं। पहले भी देखा था स्टेबल क्यों थे, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था। और अब यहां पर बोल रहा है कि जो कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी जो बॉन्ड बना रहा है ना, वो बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो बॉन्ड। सो ये सारे बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ड्यू टू दिस इट इज एबल टू फॉर्म कंपाउंड्स विच आर एक्सट्रीमली या एक्सेप्शनली स्टेबल। तो किसी ने बोला कि भाई ऐसा क्यों कि सिर्फ कार्बन ही इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पा रहा है, सिलिकॉन क्यों नहीं बना पाता इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि वो इतने सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना सकता है अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी? तो रीजन उसका हम लिखेंगे। किस चीज का रीजन? वाई कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, उसका क्या रीजन लिखेंगे? रीजन लिखेंगे, द रीजन, देखो बुक में भी लिखा हुआ है, द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन, द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स by carbon
इज ड्यू टू इट्स, ध्यान से सुनना, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, उसका छोटा साइज होता है। अगर मैं कार्बन और सिलिकॉन को लूं तो कार्बन वाले ग्रुप में कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, एंड एज यू गो डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता जाता है। तो कार्बन का जो साइज है वो एक अप्रोप्रिएट साइज है, सिलिकॉन का साइज बहुत बड़ा है, कार्बन का साइज छोटा है। बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल साइज क्या होता है, बोलता है दिस एनेबल्स द न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी स्ट्रांगली। पहले लिख देते हैं, दिस enables, ENABLES, this enables the nucleus of carbon to hold on to the shared pair of electrons strongly। समझ में आ रही है ये बात कि देखिए, एक मान लेता हूं ये कार्बन है और ये कार्बन का न्यूक्लियस है, एक यहां बना लेते हैं हमारे पास सल्फर और ये सल्फर का न्यूक्लियस है। सो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना कार्बन में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो कौन से इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोल रहा है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कार्बन किसी और के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको कार्बन, क्योंकि वो नेगेटिव है और कार्बन का न्यूक्लियस पॉजिटिव है, उनको बहुत जोर से अपनी तरफ खींच पा रहा है, बिकॉज कार्बन का साइज छोटा है। कार्बन का साइज छोटा होगा तो उसके और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम होगा। जबकि यहां देख लो, यहां पे सिलिकॉन जिस किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कितनी दूर हैं। सो दूर होने के कारण वो खींचने की एबिलिटी कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो बॉन्ड वीक हो जाते हैं। याद रखना, जितने इलेक्ट्रॉन्स दूर होंगे उतने बॉन्ड वीक होगा, जितने इलेक्ट्रॉन पास में होंगे उतना बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। देखिए आपको पता है, जैसे कि आपके पास अगर मैग्नेट है, मैग्नेट के मैं पास में अगर मैं नीडल को रखूंगा या किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो फट से अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन उसी को अगर मैंने दूर रख दिया, आयरन ऑब्जेक्ट, इफ आई एम कीपिंग दैट आयरन ऑब्जेक्ट लिटिल अवे फ्रॉम द मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे दूर जाते रहे वैसे कम होती रहती है, तो खींचने की पावर भी कम होती रहती है। यस और नो, समझ गए ना? तो क्या रीजन है, क्या रीजन है? द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज दैट इट इज ड्यू टू द स्मॉल साइज, और स्मॉल साइज होने से क्या होता है, दिस एनेबल्स द न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी वेरी स्ट्रांगली। तो कहने का मतलब है, अगर किसी के साथ भी मैं कार्बन को कंपेयर करता हूं, किसी के साथ भी मैं कार्बन को कंपेयर करूंगा, तो मेरा विनर कौन होने वाला है? मेरा विनर कौन होने वाला है, बताइए कौन मेरा विनर होने वाला है? एक मिनट। अब जब कार्बन ने इतना जीत लिया है तो हम जरा विनर, उसको एक मेडल भी दे देते हैं अपने कार्बन को। मैंने जरा यहां मेडल रखा हुआ है, जरा मेडल भी दे देते हैं कार्बन को। तो बहुत सारे लोग रेस में दौड़ रहे हैं, जैसे सल्फर दौड़ रहा है, ठीक है, या फॉस्फोरस दौड़ रहा है, या सिलिकॉन दौड़ रहा है। सिलिकॉन ले लेते हैं, चलो सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, पीछे कहीं सल्फर भी दौड़ रहा होगा। विनर कौन आएगा? विनर इज अवर कार्बन। तो गोल्ड मेडल किसको मिल रहा है? कार्बन को मिल रहा है। किस चीज का गोल्ड मेडल? टू फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड, टू फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड। और कैसे पॉसिबल है ये? बिकॉज ऑफ टेट्रावैलेंसी एंड बिकॉज ऑफ कैटिनेशन। दोनों प्रॉपर्टीज जब एक साथ जुड़ जाती हैं तो वो कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्या ये चीज समझ में आई आपको?